तो बच्चों, इस पोयम में हमने देखा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना शाम एक किसान कितनी खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किए हैं। इन 2 पैराग्राफ में उन्होंने जाड़े की शाम में एक किसान का एक पहाड़ के साथ कल्पना किया है और दूसरे पैराग्राफ में घटना हुई है, एक्चुअलिटी हुई है। तो ये दोनों कितनी अच्छी तरह से सामंजस्य, दोनों में कितनी अच्छी तरह से जुड़ाव है। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ही खासियत है जो कि इस तरह की कविता को लिख सकते हैं। बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक महान कवि, महान कविताकार है। उन्होंने बहुत सारे पोएम्स, बुक्स और छोटे छोटे लेख, ऐसे कहानियाँ लिखी है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की इस कविता को पढ़ने का सौभाग्य आप लोगों को मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। बच्चों, आज हम लोग एक पोयम पढ़ेंगे, कविता शाम एक किसान। यह पोयम 2 पैराग्राफ में है। पहला पैराग्राफ कल्पना पे है और दूसरी पैराग्राफ, जो दूसरा पैराग्राफ है, वह घटना पे है, मतलब एक्चुअल में है। पहला पार्ट इमेजिनेशन है और दूसरा पार्ट एक्चुअल है। यह पोयम शाम एक किसान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखी गई है, रचित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने अनेक कविताओं की रचना की है, उन्होंने छोटे मोटे कहानियाँ भी लिखी है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक बहुत बड़े राइटर थे, पोएट थे। तो उन्हीं की एक कविता है शाम एक किसान, 2 पैराग्राफ का है, छोटा पोयम है। तो पहला पैराग्राफ कल्पना पे है और दूसरा पैराग्राफ एक्चुअल है, घटना पे है। तो पहला पैराग्राफ क्या है? आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो यह था पहला पैराग्राफ। इसमें कवि महोदय जो है, जैसे कि टाइटल ये है शाम एक किसान, मतलब कि शाम में एक किसान क्या करता है। और यहाँ पर जो मौसम है वह जाड़े का मौसम है, ठंडा का मौसम है, विंटर का मौसम है। तो एक विंटर के मौसम में एक किसान क्या व्यवहार करता है शाम में, उसी को कल्पना के रूप में कवि ने एक पहाड़ के साथ, माउंटेन के साथ कंपेयर किया है, तुलना किया है। जाड़े में एक किसान कैसा है, ठीक उसी प्रकार से एक पहाड़ जाड़ा में, सर्दी में, ठंडा में कैसा होता है, दोनों के बीच में तुलना की गई है। एक किसान जाड़े की शाम में क्या करता है, वह थक हार करके खेत से आता है। खेत से आने के बाद वह अपने हाथ पैर मुंह को धोता है और धोने के बाद खटिया पे बैठ जाता है और अपनी बीवी को, पत्नी को बोलता है कि अरे थक गए हैं, एक चिलम भर दो। चिलम मतलब हुक्का। जैसे कि आधुनिक युग में जो बीड़ी या सिगरेट होते हैं, तो पहले जो है हुक्का और चिलम ही चलता था। वो पाइप से होता था, गुड़गुड़ गुड़गुड़ पीते थे, या एक छोटा चिमटी टाइप का होता था जिसमें कि कुछ तंबाकू रख करके और उसको पिया जाता था। तो यह जो है किसान आता है खेत से, खटिया पर बैठता है और चिलम को जो है सुलगाता है और चिलम फूंकता है। और जाड़ा का शाम है, ठंडा है, तो पैर को किसी चादर या कंबल से ढक लेता है और खटिया पे आराम से बैठ करके चिलम फूंकता है। तो उसी चीज को कवि महोदय कल्पना के रूप में पहाड़ के साथ तुलना कर रहे हैं कि एक पहाड़ भी उसी किसान के टाइप जाड़े की शाम में लग रहा है। एक पहाड़ है और उसके ऊपर में आकाश है। वह आकाश जो है नीला कलर का है, ब्लू कलर का है। वह ऐसा लग रहा है कि उस पहाड़ के सर पर, सिर पर एक पगड़ी के रूप में आकाश बांधा हुआ है, जिसको कि उन्होंने कहा है आकाश का साफा बांधकर। साफा मतलब कपड़े की पगड़ी जो किसान लोग बांधते हैं सिर पर। तो एक पहाड़ वैसा ही लग रहा है, वैसा ही लग रहा है कि वो आकाश का साफा बांध लिया है, पगड़ी बांध लिया और बैठा हुआ है।
सूरज की चिलम खींचता। तो जिस प्रकार किसान जो है चिलम खींच रहा है, उसी प्रकार पहाड़ भी लग रहा है कि वह चिलम खींच रहा है। और चिलम खींचने के वक्त क्या होता है कि जब चिलम खींचते हैं तो जो ऊपर में जो रहता है वो लाल लाल सा थोड़ा थोड़ा जलता है, तो पता चलता है कि कुछ जल रहा है ना। तो जैसे कि सिगरेट पीते हैं कोई लोग तो आगे में लाल लाल दिखता है, तो उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि पहाड़ जो बैठा हुआ है और वो चिलम फूंक रहा है, और चिलम फूंकने से जो लाल लाल जल रहा है वह सूरज है। क्योंकि डूबता हुआ सूरज लाल लगता है, जब सनसेट होता है तो सन जो है रेड कलर का लगता है। तो दूर से देखने से क्या लग रहा है कि वो पहाड़ बैठा हुआ है, आकाश का साफा बांधकर, आकाश का पगड़ी बांध करके और बैठ करके मस्त चिलम फूंक रहा है ठंडे की शाम में, जाड़े की शाम में। और सूरज जो लग रहा है कि वो चिलम का आगे वाला भाग जो जल रहा है वही है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। अब किसान जैसे कि खटिया पे बैठा हुआ है चादर ओढ़ करके, तो उस पहाड़ के नीचे में एक नदी है, और वह नदी लग रहा है कि वो पहाड़ के पैरों को, घुटनों को ओढ़े हुए है। पहाड़ जो है अपने पैरों को उस नदी के चादर के बीच में घुसाए हुए है। जिस प्रकार से किसान खटिया पे बैठा हुआ है या बैठा हुआ है चादर ओढ़ करके, तो पहाड़ भी लग रहा है कि नदी का चादर ओढ़ करके बैठे हुए हैं घुटने तक, और आराम से चिलम फूंक रहा है, सूरज लाल लाल दिख रहा है। तो देखिए कितनी सुंदर कल्पना है कि एक किसान जो है कैसा बर्ताव करता है जाड़े में। ठीक उसी प्रकार से वो पहाड़ भी वैसा ही लग रहा है जैसा कि वह किसान जाड़े के समय बर्ताव करता है, व्यवहार करता है। पास ही दहक रही है और बगल में ही ऐसा लग रहा है कोई चीज दहक रहा है, लहक रहा है। जब आग जलता है तो दह दहा के जब आग लगता है तो कैसा आग देखने में लगता है। तो वही बोल रहा है कि पास में ही लग रहा है कि कोई चीज दहक रही है। क्या चीज दहक रही है? पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश क्या होता है? पलाश जो होता है एक पेड़ होता है, और उस पेड़ के मोटे मोटे हरे हरे पत्ते होते हैं। उसमें जब फूल आते हैं तो वह लाल कलर के होते हैं, डीप रेड, लालम लाल, एकदम लाल होते हैं। तो जब बहुत सारे पलाश के पेड़ रहेंगे और उनमें जब फूल लाल 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 आएगा तो क्या लगेगा कि कोई दूर से देखने पे कि आग लगा हुआ है, एकदम लाल 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 बीच बीच में दिख रहा है। जैसे अंगीठी होता है, अंगीठी एक मिट्टी का बर्तन टाइप का चीज होता है जिसमें कि कोयला रख करके जला देते हैं, और गांव देहात में किसान लोग ठंडा या सर्दी से बचने के लिए अपने हाथ को तापते हैं ताकि गर्म हो सके। तो वह जो है अंगीठी में कोयला जला करके जाड़े से बचने के लिए हाथ को तापते हैं। तो ऐसा ही लग रहा है कि वो पलाश का जंगल जो है लाल लाल फूल है, अंगीठी के समान है, और लग रहा है कि बहुत सारा आग है। तो यह जो है किसान जो है हुक्का पी रहा है, अंगीठी में हाथ ताप रहा है। इसी प्रकार से पहाड़ भी लग रहा है कि वह हुक्का या चिलम पी रहा है, सूरज जल रहा है, और पलाश का जंगल जो है अंगीठी टाइप का है, उसमें वह हाथ ताप रहा होगा। देखिए कितना सुंदर कल्पना है, किस प्रकार से किसान को प्रकृति के साथ जोड़ा गया है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब शाम का समय है, सूरज पश्चिम में डूबता है, सूरज पश्चिम में डूबता है वेस्ट में, तो ईस्ट में जल्दी अंधेरा हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अंधकार दूर पूर्व में ईस्ट में, कि अंधकार हो गया है ईस्ट में। सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो गल्ले सा मतलब झुंड में। जब किसी अनाज का आप कुछ एक गुच्छा बना लेते हैं, या जैसे ईख होता है, केतारी होता है, आँख होता है, शुगर केन होता है, उसको जब आप बांध करके 10-12 जो शुगर केन, ये जो ईख को बांध लेते हैं आप, तो वो एक गल्ला हो जाएगा, अनाज का गल्ला। तो इसी प्रकार से जब भेड़ जब झुंड में बैठ गए, गल्ला मतलब झुंड समझ लीजिए, तो जब बहुत सारे भेड़ एक साथ बैठ जाएंगे तो भेड़ का बाल कैसा होता है? काला होता है। तो काला 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 दिखेगा ना दूर से। तो दूर से जब ये काला काला तरह दिखता है तो क्या लगता है कि अंधेरा है। तो वही बोल रहे हैं कि पूर्व में दूर में अंधकार है, और जो कि भेड़ों के झुंड के समान दिख रहा है। तो चूंकि वेस्ट में आपका पश्चिम में सूरज अस्त हो रहा है, तो पूरब में जो है अंधकार होगा। और अंधकार कैसा दिख रहा है? भेड़ों के झुंड जैसा, क्योंकि भेड़ों के बाल काले होते हैं। जब बहुत सारे भेड़ होंगे तो उनके काले काले बाल किस प्रकार दिखेंगे? ठीक उसी प्रकार से अंधकार लग रहा है। तो देखिए कितनी सुंदर कल्पना है किसान का पहाड़ के साथ। किसान आता है, बैठता है, चादर ओढ़ लेता है, तो पहाड़ है, नदी का चादर ओढ़ लिया,
अब किसान जो है चिलम फूंक रहा है तो पहाड़ भी चिलम फूंक रहा है, और वह सूरज जो है डूब रहा है तो वही लग रहा है कि चिलम का आगे वाला भाग है। अब किसान जो है पगड़ी बांधता है तो पहाड़ भी लग रहा है कि उसका जो आसमान है, आकाश है, वो भी उसका पगड़ी है। और किसान जो है अंगीठी पे हाथ ताप रहा है तो वही पहाड़ के पास में भी जो पलाश का जंगल है जिसमें लाल लाल फूल है, वह भी अंगीठी के समान लग रहे हैं दूर से देखने पे। और सूरज जो है पश्चिम दिशा में डूब रहा है तो पूर्व में अंधकार होगा, वह भी भेड़ों के झुंड के रूप में लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि बहुत सारे भेड़ जमा हो गए हैं और अब काला 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 दिख रहा है अंधकार के रूप में। तो ये पहला पैराग्राफ जो है किसान के साथ पहाड़ का और आसपास के प्राकृतिक दृश्य जो है, आसपास के जो नेचुरल सीन है, उसके साथ किसान का संबंध स्थापित किया गया है। कल्पना में, इमेजिनेशन है, तो कितनी सुंदर कल्पना है। दूसरा पैराग्राफ जो है एक्चुअल है, मतलब कि ये सच में यह घटना हो रहा है। तो दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। पोयम फिनिश। तो इसका मतलब समझते हैं। तो पहला पैराग्राफ में इमेजिनेशन चल रहा था, कल्पना चल रहा था कि एक शाम में एक किसान है, उसी तरह से जाड़े की शाम में एक पहाड़ है जो कि किसान की तरह ही लग रहा है, वैसा ही व्यवहार लग रहा है। जो भी नेचुरल साइट है, प्राकृतिक दृश्य है, उससे लगता है कि वह पहाड़ जाड़े के शाम में जैसे एक किसान होता है ठीक उसी प्रकार से लग रहा है। यह कल्पना का विषय है। अब अचानक से यह जो कल्पना की जो दुनिया है यह घटना में तब्दील हो जाती है अर्थात एक्चुअलिटी में एक्चुअल होता है। अचानक से एक मोर, अचानक बोला मोर, अचानक से एक मोर जो है आवाज देता है, जैसे कि कोई आवाज देता है ना, अजी सुनते हो, किसी को बोलते हैं गांव देहात में इसी प्रकार से बोलते हैं। तो उसी प्रकार से मोर ने जब आवाज लगाई तो लगा कि जैसे कोई पुकार रहा है कि कोई है क्या, किसी को कुछ सुनाई दे रहा है। चिलम औंधी, औंधी माने जैसे बोलते हैं ना औंधे बल गिर जाना, मतलब पलट के गिर जाना, औंधे बल गिर गया। तो उसी तरह से चिलम जो है औंधी, मतलब चिलम को जो है बुझा दिया गया। वह जो हुक्का या चिलम पी रहा था उसको बंद कर दिया गया। धुआं उठा, धुआं कैसे उठेगा, वो अंगीठी में हाथ ताप रहा था, गरम सेक रहा था। अब उसने जो है अंगीठी को बंद किया, उसमें पानी के छींटे मारे, पानी के छींटे मारे तो जो कोयला जो आधा जला हुआ था उससे थोड़ा सा धुआं उठा। सूरज डूबा, और क्या हुआ, सूरज जो है शाम का समय था, डूब रहा था, वह अब पूरी तरह से डूब चुका है, मतलब कि सनसेट हो गया है। अंधेरा छा गया, और जब सूरज जो है डूब गया, तो डूबने के बाद क्या होगा, अंधेरा आ जाएगा, रात हो जाएगा, तो अंधेरा छा गया। तो बच्चों, इस पोयम में हमने देखा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना शाम एक किसान कितनी खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किए हैं। इन दो पैराग्राफ में उन्होंने जाड़े की शाम में एक किसान का एक पहाड़ के साथ कल्पना किया है, और दूसरे पैराग्राफ में घटना हुई है, एक्चुअलिटी हुई है। तो ये दोनों कितनी अच्छी तरह से सामंजस्य, दोनों में कितनी अच्छी तरह से जुड़ाव है। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ही खासियत है जो कि इस तरह की कविता को लिख सकते हैं। बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक महान कवि, महान कविताकार है। उन्होंने बहुत सारे पोएम्स, बुक्स और छोटे छोटे लेख, ऐसे कहानियाँ लिखी है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की इस कविता को पढ़ने का सौभाग्य आप लोगों को मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप शाम एक किसान यह पोयम समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके किसी और चैप्टर के साथ, किसी और कहानी के साथ, या किसी और पोयम के साथ। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नवीरे कोचिंग, नवीरे कोचिंग। मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। मिलते हैं जल्दी ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू very much for watching. Thank you very much.